नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह और हमारी खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आयुष्मान में हर बार स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर खास जानकारी दी जाती है। इस कड़ी में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अरुण सिंह, जो बंसल हॉस्पिटल में गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर अरुण, आप बहुत स्वागत है आपका बंसल न्यूज़ पर। हाँ, बंसल न्यूज़ के सभी दर्शकों का मेरा नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं कोलाइटिस के बारे में और उसके उपचार के बारे में। अगर आप भी इस बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो कार्यक्रम के दौरान हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, जिनके जरिए आप सीधे डॉक्टर अरुण से सलाह ले सकते हैं। तो डॉक्टर अरुण, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि कोलाइटिस क्या होता है? देखिए, कोलाइटिस एक अंग्रेजी शब्द है, जिसका अंग्रेजी में अगर हम उसका मतलब देखें तो दो शब्दों से लिया गया है, जिसको हम बोलते हैं इन्फ्लेमेशन इन द कोलोन। तो अगर हिंदी में हम उसको अनुवाद करें तो उसका मतलब है कि आंतों में सूजन हो जाना, और वो किसी भी वजह से हो सकती है। तो जो आंतों में सूजन होती है उसके कई सारे कारण होते हैं। उनमें से सबसे प्रमुख कारण होता है इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन में बैक्टीरिया भी होते हैं, वायरस भी होते हैं, कई अलग अलग तरह के बैक्टीरिया होते हैं और कुछ वायरस होते हैं जो कई अलग अलग कंडीशनों में कोलाइटिस कराते हैं। इसके अलावा जो और दूसरी होती है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज़ बोलते हैं अंग्रेजी में, उसका हिंदी में से कोई शब्द नहीं है। उसकी दो बीमारियां होती हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन्स डिसीज़। ये दो बीमारियां और होती हैं। इसके अलावा कुछ रेयर कॉज होते हैं जो कि मतलब कम सामान्यता नहीं मिलते हैं, जैसे इस्चीमिक कोलाइटिस हो गया, इसमें जो ब्लड सप्लाई, जो खून, आपकी आंतों की खून की सप्लाई में कुछ अवरोध हो जाता है तो उसकी वजह से होते हैं। और जो काफ़ी रेयरेस्ट है, जो वृद्ध लोगों में होता है, माइक्रोस्कोपिक कोलाइटिस होता है। बिल्कुल डॉक्टर अरुण, और आपसे जानना चाहेंगे कि अगर हम कोलाइटिस की बात करें तो इसके क्या कारण होते हैं, ये क्यों शरीर में होता है? हाँ, जैसे देखिए कि जैसे मैंने आपको बताया कि कोलाइटिस के अलग अलग बैक्टीरिया, वायरस और ये होते हैं। तो ये जैसे बैक्टीरिया जो की वजह से जो कोलाइटिस होगा, मतलब वो आपके अगर खाने पीने में कुछ गड़बड़ी हो गई तो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया, या वायरस का है तो वायरस के इन्फेक्शन की वजह से हो गया। अब लेकिन अगर हम बात करें इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज़, जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन डिसीज़ की बात करें, तो इनका होने की बहुत सारे वजह हैं। मतलब इसमें हम 6-7 का फैक्टर बोलते हैं। उनमें से एक है जेनेटिक्स होता है, कि ऐसा देखा गया है कि अगर किसी को अल्सरेटिव कोलाइटिस की बीमारी है तो उनके सिबलिंग्स या उनके कजन, उनके जो रिलेटिव, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव जो होते हैं, उनमें 20 से 25% दूसरे जिनके नहीं है उनके होने की संभावना ज़्यादा होती है। उसके अलावा अगर हम और बातें करें तो कुछ जैसे जो ऐसे कारण हैं जिनसे हम बच सकते हैं। जैसे काफ़ी कॉमनली देखा गया है कि एंटीबायोटिक का यूज काफ़ी बढ़ गया है। जैसे किसी को भी दस्त होता है तो तुरंत वो मेडिकल स्टोर में जाते हैं। जैसे मेरे पास बहुत सारे मरीज आते हैं और जब हमारे पास आते हैं तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आपने क्या दवाई ली, तो बताते हैं कि मैंने ये एंटीबायोटिक खा चुके हैं। तो एंटीबायोटिक इतनी जल्दी लेना चाहिए, क्योंकि जो अधिकतर दस्त होते हैं वो मुख्यतः वायरस की वजह से होते हैं, और जो अपने आप 24 से 48 घंटे में ठीक हो जाते हैं। जस्ट आपको केवल हाइड्रेशन मेंटेन करना है। तो एक एंटीबायोटिक है, अगर महिलाएं, जैसे जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, अगर प्रेगनेंसी में एंटीबायोटिक लेती हैं तो उनके बच्चों में अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन डिसीज़ के होने का रिस्क बढ़ जाता है। अगर छोटे बच्चे हैं, उनमें अगर एंटीबायोटिक का यूज ज़्यादा होता है तो उनमें भी भविष्य में होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। उसके अलावा हमारे खाने पीने की चीज़ों से भी फ़र्क पड़ता है। अगर हम खाने में फाइबर वाली चीज़ें जो लेते हैं तो उससे हमको इनसे बचा जा सकता है, कम होने की संभावना होती है। लेकिन रिफाइंड फूड, जितना हम फास्ट फूड, इसका जो प्रचलन हो रहा है, जितना हम रिफाइंड फूड लेते हैं, उससे अल्सरेटिव कोलाइटिस की बीमारी बढ़ने की समस्या हो रही है। अगर आप बहुत सारा फैट रिच डाइट ले रहे हैं, एनिमल फैट उसके लिए ज़्यादा जिम्मेदार है, तो उससे भी उन लोगों में देखा गया है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। साथ में कुछ बैक्टीरिया हैं जिनकी इन्फेक्शन की वजह से भी कोलाइटिस के रिस्क, अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रोन डिसीज़ के रिस्क बढ़ जाते हैं। तो ऐसे करके कई सारे कंपोनेंट हैं। अगर दूसरा है कि विटामिन डी होता है, कि उसकी कमी की वजह से भी रिस्क बढ़ जाता है, तो विटामिन डी की कमी नहीं होनी चाहिए। ये सारे हैं, लेकिन किसी एक पर हम पिन पॉइंट नहीं कर सकते। दूसरा है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस जो बीमारी है वो एक ये ऑटोइम्यून बीमारी है। ऑटोइम्यून का मतलब ये है कि आप ऐसे समझिए कि जैसे हमारा शरीर है, शरीर को बाहर से इन्फेक्शन से बचाने के लिए बहुत सारे, मतलब अंदर एंटीबॉडी है, टी सेल्स होते हैं जो होते हैं। जैसे अभी आप तो काफ़ी कोरोना के समय आपने सुना होगा कि एंटीबॉडी बन जाती है तो सुरक्षा मिलती है जी। तो ऐसे ही, तो इनको आप ऐसे समझिए कि जैसे आपने अपने देश की सुरक्षा के लिए या अपने घर के लिए सैनिक रख रखे हैं। अगर वो सैनिक
पहचानना भूल जाएं कि बाहर का आदमी कौन है और अंदर का कौन है, और वो दोनों को मारना शुरू कर दें। तो उसी तरह से एंटीबॉडी क्या होती हैं, किसी भी वजह उनके अंदर कुछ परेशानी हो जाती है शरीर में, जिससे वो शरीर के जो अंदर की शरीर के हमारे खुद के चीज़ें हैं उनको पहचान नहीं पाते हैं, और उनको लगता है कि ये भी बाहरी चीज़ें हैं और उन पे हमला करने लगती हैं। तो उसकी वजह से बेसिकली। बिल्कुल डॉक्टर, हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं पवन रायगढ़ से, उनसे बात कर लेते हैं। जी पवन, आप सवाल कर सकते हैं डॉक्टर से। हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। सर माने मेरे को तकलीफ है कि माने मैं सवेरे एक पेंटाप BSR खाता हूँ। हाँ हाँ। और शाम को डाइजिन सिरप लेता हूँ सर। हाँ। उसके बाद भी मेरे को ढकार बहुत आता है और पेट साफ नहीं होता। ठीक है ठीक है। तो देखिए, पेंटॉप आप कितने समय से खा रहे हैं इस पर डिपेंड करता है। तो बिना डॉक्टर की सलाह के पेंटॉप को इतना जो होता है लंबे समय तक नहीं खाया जा सकता है। पेंटॉप को लेने के लिए कुछ सिलेक्टिव बीमारियां होती जिनमें डॉक्टर अगर लगता है तो उसके लिए लिखते हैं। अदरवाइज़ एक ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 महीने मैक्सिमम 8 वीक अगर किसी और भी चीज़ से होता है तो ले सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है तो उसके लिए जांचें हमें करनी चाहिए, जो एंडोस्कोपी होती है और भी कई सारी जांचें होती हैं, उससे करके हमको कारण का पता लगाना होता है। दूसरा जो कब्ज होती है वो अलग बीमारियां होती हैं जिसको लाइफ स्टाइल से रिलेटेड आप समझ सकते हैं। अगर हम पानी अच्छे से नहीं पी रहे हैं, हाइड्रेशन मेंटेन नहीं कर रहे हैं, नींद प्रॉपर तरीके से नहीं ले रहे हैं, तो ये सारी वजह होती हैं कब्ज के लिए, तो उसका एक अलग इलाज होता है। बिल्कुल पवन, आशा करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर अरुण, आगे बढ़ते हैं। अगर हम कोलाइटिस की बात कर रहे थे और आपने कहा कि बैक्टीरिया और पैरासाइट्स के कारण ये होता है, कौन से वो बैक्टीरियाज होते हैं और ये कैसे बॉडी में उत्पन्न होते हैं कि फिर कोलोनाइटिस हो जाता है? देखिए, जो कोलाइटिस जो है कि जो इन्फेक्शन कोलाइटिस जो हम बोलते हैं, इन्फेक्शियस कोलाइटिस जिसको बोलते हैं, वो बहुत सारे बैक्टीरिया हैं। जैसे आप अगर उनको सीगेला नाम है उसका, मैं नाम बता देता हूँ 2-3, जैसे सीगेला है, कंपाइलोबैक्टर है और इकोलाई के कुछ वर्जन है। तो ऐसे करके बहुत 3-4 बैक्टीरिया और भी हैं जो इतना रेयर नहीं होते हैं, तो ये कोलाइटिस कराते हैं। इनका इन्फेक्शन बेसिकली अगर आप पानी जो आप खाना और खाते हैं, पानी पीते हैं, अगर अच्छे साफ़ सुथरा नहीं है, उसमें कहीं भी तरीके से कंटेमिनेशन हो गया और आपको इन्फेक्शन हो गया है, तो उसकी वजह से मतलब आपको इन्फेक्शन कोलाइटिस हो सकता है। दूसरा, अगर वायरस में होता है तो सबसे ज़्यादा कॉमन होता है एक साइटोमेगैलो वायरस बोलते हैं उसको, शॉर्ट फॉर्म में CMV बोलते हैं। तो जिनको इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ कंडीशन हो, जिसे बोलते हैं जिनका इम्यूनिटी कम होती है, वो किसी वजह से होती है, जैसे किसी को स्टेरॉइड चल रहा है, किसी और बीमारी की वजह से, किसी का ट्रांसप्लांट हो रखा है, किडनी का हो रखा है, तो उन लोगों में जो कोलाइटिस होती है वो CMV वायरस की वजह से होती है। साथ में अल्सरेटिव कोलाइटिस का तो मैंने जैसे आपको वजह बताया कि उसके कई सारे मल्टीपल होते हैं, किसी एक बैक्टीरिया पर पिन पॉइंट करना तो सही नहीं रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर अरुण, अगर हम अल्सरेटिव कोलाइटिस की ही बात करें तो उसके क्या कारण होते हैं, किस तरह से, और अल्सरेटिव कोलाइटिस बाकी कोलाइटिस से कैसे डिफरेंट होता है? देखिए, हाँ, अल्सरेटिव कोलाइटिस को अगर आप बाकी जैसे इन्फेक्शियस कोलाइटिस आप डिफ्रेंशिएट करना चाहेंगे तो इन्फेक्शन की वजह से जो होता है, तो आपको कभी किसी इन्फेक्शन से हो गया है जिसका आप इलाज करेंगे तो आप उससे ठीक हो जाएंगे, मतलब उसके आप कुछ समय बाद ठीक हो जाएंगे, पूरी तरह से बीमारी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है, जिसका जैसे मैंने आपको बताया कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है ये, और जिसके बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर हैं, तो इस बीमारी को आप एकदम से ठीक नहीं कर सकते, जिसको क्योर बोलते हैं अंग्रेजी में जो शब्द क्योर है, तो क्योर नहीं की जा सकती, लेकिन इसको आप दवाइयों के थ्रू कंट्रोल में कर सकते हैं। मतलब इसको आप एक लिमिट तक, जिससे आपको परेशानी नहीं होगी, आप दवाई लेते रहेंगे तो आपकी बीमारी कंट्रोल में रहेगी। तो जैसे आप शुगर की बीमारी को जानते हैं, थायराइड की बीमारी को जानते हैं, तो जो शुगर की बीमारी होती है आपके साथ पूरी ज़िंदगी आपके साथ रहने वाली है, लेकिन आप दवाई लेते हैं तो कंट्रोल रहती है और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी रहती है। उसी तरह से अल्सरेटिव कोलाइटिस का है, तो इसको जो दवाइयाँ हैं उससे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, परंतु अभी तक ऐसी कोई दवाई नहीं है जो इसको जड़ से नष्ट कर सके। बिल्कुल डॉक्टर अरुण, एक और इस्केमिक कोलाइटिस के बारे में मैं जानना चाहूँगी आपसे। इस्कीमिक कोलाइटिस देखिए क्या होता है कि इस्कीमिया मतलब खून की सप्लाई कम होना। तो आप इसको अगर समझें तो जैसे आप लोग हार्ट अटैक के बारे में काफ़ी अच्छे से जानते होंगे कि हार्ट में ब्लड सप्लाई कम हो जाए तो हार्ट अटैक होता है, उसी तरह आंतों में भी ब्लड सप्लाई काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो अगर किसी भी नस की जो ब्लड सप्लाई उसमें ब्लॉकेज आ जाता है किसी भी वजह से, तो उसकी वजह से जो कोलाइटिस होती है हम उसको इस्कीमिक कोलाइटिस बोलते हैं। बिल्कुल डॉक्टर अरुण, अगर हम बात करें लक्षणों की, तो क्या लक्षण हैं शरीर में, किस तरह के लक्षण आते हैं जब आपको कोलाइटिस हो जाता है? हाँ देखिए, अगर इन्फेक्शन कोलाइटिस है आपको, तो उसमें आपको आपकी हिस्ट्री हम जब भी हम पूछेंगे तो हमको मिलती है कि अभी आपने कुछ खाना बाहर खाया है, या कि
साफ़ सुथरा, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गई और साथ में उसके बुखार आता है, पेट दर्द होते हैं और काफ़ी दस्त होते हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस में क्या रहता है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस हम तभी बोलते हैं जब आपको लंबे समय से होता है। अगर कम से कम 2-3 महीने से अगर किसी को परसिस्ट कर रहा है, दस्त हो रहे हैं, मल के रास्ते में खून आ रहा है, मल के साथ पेट काफ़ी दर्द हो रहा है और आपको दस्त 10-12 बार 15 बार हो रहे हैं, रात में भी हो रहे हैं, आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, आपको बहुत बार बार जाने की इच्छा होती है, तो अगर ये सब लक्षण है और जो काफ़ी समय से हैं और जो सामान्य इलाज, जैसे आपने लोग पहले जब भी किसी को ऐसे लक्षण होते हैं तो यूजुअली हम मल का जांच कराते हैं और अगर हमको लगता है इन्फेक्शन तो हम दवाई वगैरह देते हैं, लेकिन अगर उससे आराम नहीं आ रहा है तो फिर हम उसको अल्सरेटिव कोलाइटिस सस्पेक्ट करते हैं और उसके लिए फिर जांचें जो हमारी होती हैं तो उसके लिए इंडोस्कोपी के थ्रू जो होता है, जो हम मल के रास्ते से जाते हैं जिसको सिग्मोइडोस्कोपी बोलते हैं, तो हम जांच करके देखते हैं, कुछ ब्लड की जांचें होती हैं, तो ऐसे करके हमको पता चलता है कि इनको अल्सरेटिव कोलाइटिस की बीमारी हो सकती है। बिल्कुल डॉक्टर, इसी बीच हमारे अगले कॉलर सुकमा से रितेश जुड़ गए हैं। जी रितेश, आप सवाल कर सकते हैं डॉक्टर अरुण से। प्रणाम सर। जी रितेश, सवाल करिए। बोलिए। जी प्रणाम सर। नमस्ते। नमस्ते, प्रणाम। हाँ सर जी, मुझे टॉयलेट की बहुत ज्यादा समस्या है, बार बार टॉयलेट होती है, एक बार में पेट साफ नहीं होता है। हाँ हाँ। और बिल्कुल आप 1 सप्ताह हो गया खाना खाने का इच्छा ही नहीं करता है। अच्छा अच्छा, तो देखिए अगर पेट साफ नहीं होना, एक ये जिसको कब्ज बोलते हैं, कॉन्स्टिपेशन, ये बीमारी हो सकती है आपको। लेकिन अगर आपको, और कॉन्स्टिपेशन का इलाज अलग है, उसके लिए आपको हाइड्रेशन, पानी वगैरह एडिक्वेट लेना है, खाने में आपको फाइबर लेने हैं, अगर उनसे भी नहीं हो रहा तो कुछ दवाइयाँ होती हैं जिसको हम देते हैं, प्रॉपर नींद लेना है। लेकिन अगर आपको बार बार दस्त हो रहे हैं, उसमें खून आ रहा है आपके मल के रास्ते में, आपका पेट दर्द हो रहा है, तो तब हम अल्सरेटिव कोलाइटिस सोचते हैं। अदरवाइज आपका अल्सरेटिव कोलाइटिस आपको बिल्कुल नहीं लग रहा, आपको कब्जियत की बीमारी जैसे आप बता रहे हैं तो ऐसा लग रहा है, तो उसके लिए आप अपने निकटतम चिकित्सक से सलाह ले सकते हैं जो आपको उसके बारे में इलाज बता देंगे। बिल्कुल रितेश, आप डॉक्टर से सलाह लेकर इलाज करवा सकते हैं, जैसा डॉक्टर अरुण ने कहा। डॉक्टर अरुण, आगे बढ़ेंगे हम और अब बात करते हैं कोलाइटिस शिशुओं में किस तरह से होता है। देखिए बच्चों में जो होता है 2-3 तरह का होता है, उनके भी मतलब कारण तो जो हमने बताया वैसे ही कारण है, लेकिन क्या होता है कि अगर जैसे ये काफ़ी कॉमन देखा गया है कि जो गर्भवती महिलाएं अगर प्रेगनेंसी में एंटीबायोटिक का ज़्यादा यूज करती हैं तो उनके बच्चों में अगर तुलना उनसे करें जो नहीं लेती हैं, तो जो एंटीबायोटिक ज़्यादा लेती हैं तो उनमें ज़्यादा होने की संभावना होती है। और शिशुओं में भी समस्या सेम रहेगी कि उसको दस्त काफ़ी ज़्यादा होते रहेंगे, उनकी ग्रोथ नहीं होती है, मतलब अगर आप उनके किसी दूसरे भाई बहनों से या कि उनके साथ के दूसरे बच्चों से तुलना करेंगे तो दुबला पतला से रहेंगे, उनकी लंबाई कम रहेगी, हीमोग्लोबिन जो जांच होता है वो काफ़ी कम रहता है, एल्बुमिन कम रहता है। तो अगर ऐसा रहता तो हम उनको सस्पेक्ट करते हैं कि उनको कहीं अल्सरेटिव कोलाइटिस तो नहीं है, और उसके बाद फिर हम इंडोस्कोपी, जिसको सिग्मोइडोस्कोपी या कोलोनोस्कोपी करते हैं और इसके अंदर हम देखते हैं और साथ में बायोप्सी लेकर के बेसिकली हम पता लगाते हैं। बिल्कुल डॉक्टर अरुण, अगर हम आज के जीवन शैली की बात करें तो जो डेली रूटीन रहता है बहुत डिस्टर्ब्ड रहता है सबका, क्या ये भी कारण बन सकता है कोलाइटिस का? बिल्कुल, ये जैसे स्टडी जो हुई हैं उनसे ऐसा पता चला है कि अगर आप अच्छे से नींद नहीं ले पा रहे हैं, खाने में आपके ज़्यादा फैट रिच डाइट हो रहा है, फाइबर कम हो रहा है, स्ट्रेस ज़्यादा हो रहा है, बचपन आपका काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी तनाव के साथ रहा है, तो ये सब देखा गया है कि जिनके साथ ये सब सारी चीज़ें होती हैं उनमें अल्सरेटिव कोलाइटिस की संभावना ज़्यादा होती है। बिल्कुल डॉक्टर अरुण, अगर हम बात करें कोलाइटिस बीमारी की, तो क्या ये बीमारी हेरिडिटी से भी होती है? अगर आपके पूर्वजों को ये बीमारी है तो क्या हो सकती है बीमारी? हाँ बिल्कुल, एकदम ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एकदम से कि 100% की अगर किसी को है तो उनके बच्चों को भी होगा, परंतु उनमें होने की जो संभावना होती है वो ज़्यादा होती है। ऐसा हमारे कुछ स्टडीज़ में देखा गया है कि अगर किसी को कोलाइटिस की बीमारी है तो उसके जो भाई बहन हैं उनमें होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा होती है दूसरे से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप ऐसा मत मान के चलिए कि अगर आपको कोलाइटिस हो गया तो आपके बच्चों को या कि आपके भाई बहनों को कोलाइटिस होगा ही। तो जेनेटिक्स फैक्टर होता है, अपना रोल वो डेफिनेटली प्ले करता है, परंतु ऐसा नहीं है कि 100% रहता है, ये चीज़ है।
बिल्कुल डॉक्टर अरुण हमारे साथ पुणे से एक कॉलर जुड़ गए हैं। जी आप सवाल कर सकते हैं डॉक्टर अरुण से। जी तौफिक आप सवाल कर सकते हैं डॉक्टर अरुण से। आप सुन पा रहे हैं तौफिक? हाँ नमस्कार सर। नमस्ते। सर मेरे को चलिए डॉक्टर हमारे साथ अगली कॉलर जुड़ गई हैं आकांक्षा रायपुर से। जी आकांक्षा आप सवाल कर सकती हैं डॉक्टर अरुण से। मैम आपको और डॉक्टर साहब को नमस्ते। नमस्ते। सर हमें अपने 2 कजन्स के बारे में पूछना है। सर एक दीदी हैं, उनकी एज 36 ईयर है। सर उनको कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती है सर, लेकिन वो एकदम हल्का खाना खाती हैं, खूब सारा लिक्विड और फाइबर भी खाती हैं, और सर उनको बहुत टहलना पड़ता है, तब उनको जाके 2-3 बार में थोड़ा बहुत उनका पेट साफ होता है। तो सर इसका कारण या इसके लिए क्या करना चाहिए सर, ये पूछना था। और सर सेकंड ये है कि हमारा एक 30 इयर्स का दूसरा कजन है, भाई है सर, वो सर उसको GERD गर्ड की समस्या है सर। उसने एंडोस्कोपी करवाई थी तो उसमें सब नॉर्मल था। डॉक्टर ने सर उसको प्रोटॉन पंप इनहिबिटर श्रेणी की दवाइयां दी थी सर। वो जब उसको खाता था सर तब तो ठीक था सर, दवाई छोड़ने के बाद उसके जो सिम्टम थे जैसे पानी वगैरह मुंह में आता है या प्यास बहुत लगती, तो सर ये वापस आ गया है। तो सर इन दोनों को थोड़ा बताएंगे। देखिए जो आपकी दोनों सवाल का जवाब दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो आपकी जो पहली कजन है जिनका आपने बताया जिनको कॉन्स्टिपेशन है और जो दवाई ले रही हैं नहीं ठीक हो रहा है, तो देखिए कॉन्स्टिपेशन के कई सारे वजह होती हैं। एक होता है कि हम अच्छे से खाना वगैरह नहीं खा रहे हैं, हमारी लाइफ स्टाइल काफ़ी स्ट्रेसफुल हो जाती है, हमारे एक्चुअली क्या होता है कि हमारे पेट में बैक्टीरिया बहुत सारे होते हैं जो कुछ फ़ायदा पहुंचाते हैं, कुछ नुकसान पहुंचाते हैं। अगर उनका डिसबायोसिस हो जाता है तो उसकी वजह से भी होता है। और दूसरा होता है कि आंतों की चाल हमारी होती है, अगर वो धीमी हो जाती है तो उसकी वजह से होता है। तो जैसे आप बता रहे हैं कि आपकी जो पहली कजन है जो फाइबर ले रही हैं, एक्टिव रहती हैं, फिर भी नहीं हो रहा, तो हो सकता है कि उनकी आंतों की चाल जो है उसमें धीमी हो गई हों। तो उसके लिए कुछ दवाइयाँ होती हैं, जो दवाइयाँ आप अगर अपने किसी पास के गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो डेफिनेटली आपको उसके बारे में लिखेंगे। और भी कुछ कारण होते हैं कि जो हमारा मल का रास्ता होता है वहाँ पर अगर हम अच्छे से कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे हैं जो तरीका होता है करने का, तो उसकी वजह से भी कब्ज हो जाती है। तो वो क्या होता है कि हम उसको चेक करते हैं, देखते हैं, तो हमें पता चलता है। तो आप अपने उनको बोलिए कि किसी भी पास के गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को जाएं, जिनको दिखाएं, तो उससे उनको मुझे पूरा विश्वास है कि उनको आराम मिल जाएगा, क्योंकि हालांकि जिस तरह का कब्ज होता है उसके हिसाब से इलाज किया जाता है। दूसरे जो आपके कजन जिनको बताया आपने गर्ड है, लेकिन आपने बोला कि इंडोस्कोपी उनका नॉर्मल है, तो देखिए जो आपको GERD जैसे आपने बताया तो 2-3 तरह की होती है, वो भी 2-3 तरह की होती है। तो उसके लिए कुछ ऐसी होती हैं जिसमें इंडोस्कोपी नॉर्मल आ सकता है, लेकिन किसी और वजह से, मतलब जैसे नॉन एसिडिक रिफ्लक्स उसको हम बोलते हैं, वो हो सकता है। कुछ लोगों में क्या होता है कि जो हमारा जो उनका पेन जो बेसिकली उसको हमारा जो ईसोफेगस जहाँ पर गर्ड के सिम्टम आते हैं, जो हमारा छाती का बीच का एरिया होता है, वहाँ पर वो पेन ज़्यादा बहुत ही कम उसमें सेंसिटिव हो जाते हैं, ज़्यादा फील करते हैं पेन, तो उसकी वजह से भी होता है। तो अगर उनको देखिए जैसे कि अगर pH मेट्री एक जांच होती है, अगर उसकी वजह से एसिड की वजह से हो रहा है तो अगर आप pH मेट्री की जांच कराएंगे तो उससे पता चल जाएगा। अगर उसमें नॉर्मल आता है तो फिर उस दूसरे जो गर्ड हैं, जैसे जैसे मैंने बताया कि जिसका दर्द जो होता है कि उन लोगों में ऐसे एसिड रिफ्लक्स नहीं होता, परंतु किसी भी उनका जो फील महसूस करने का दर्द होता है वो थ्रेशोल्ड जो होता है कम हो जाता है, तो उसकी वजह से तो उसका इलाज बिल्कुल अलग हो जाता है। तो मेरा सलाह तो ये रहेगा कि आप किसी भी अपने पास किसी भी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से मिलेंगे और आपका मतलब ये दोनों बीमारियां मतलब आसानी से वो आपका समस्या का निदान कर दिया जाएगा। बिल्कुल आशा करते हैं आकांक्षा आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और आपके दोनों ही जो कजिन्स हैं वो जल्द से स्वस्थ हो, यही उम्मीद है। डॉक्टर अरुण अगर हम आगे बात करें कोलाइटिस की, तो क्या ये दोबारा भी हो सकता है? अगर एक बार किसी को कोलाइटिस हो गया है, वो ठीक हो गया है, तो क्या रिपीट कर सकता है? देखिए जैसे कि अगर कोलाइटिस में हम बात करें कि वही मैं बताया कि वो डिपेंड करेगा कि कौन सी है। अगर इन्फेक्शन वाली है तो दोबारा इन्फेक्शन होगा तो डेफिनेटली हो जाएगा। अब अल्सरेटिव कोलाइटिस तो ऐसी बीमारी है कि वो आपके साथ ही रह रही है, तो उसमें उसके साथ ऐसा होता है कि रिकरेंस होता बीच बीच में हो जाता है, तो उसके हिसाब से हमें दवाइयाँ फिर ऊपर नीचे करती हैं। कई बार क्या होता है लोगों को, जैसे कि हमारे पास आए, हमने बीमारी
पकड़ ली, उनकी बता दिया अल्सरेटिव कोलाइटिस है, फिर हम उनको बोलते हैं कि आप ये दवाई लेते रहिएगा। और बीच में हम उसको चेक करते हैं, हम इंडोस्कोपी से भी चेक करते हैं, उसका बायोप्सी भी लेते हैं और हम देखते हैं कि आपकी जो बीमारी है पूरी तरह से कंट्रोल में आई कि नहीं आई। उसको हम अपनी भाषा में रिमिशन बोलते हैं। तो अगर रिमिशन में हो गया है तो उसके हिसाब, इसका मतलब ये नहीं कि आप दवाई बंद कर दें, उसके हिसाब से भी दवाई आपको लेते रहना चाहिए। परंतु ऐसा देखा गया है कि लोग जैसे ही ठीक होते हैं तो अपनी दवाइयाँ बंद कर देते हैं, और आप दवाई बंद करेंगे तो बीमारी फिर से आपको हो ही जाए, मतलब फिर से रिकरेंस होता है और फिर से उसको लेना पड़ता है। परंतु कुछ लोग देखिए, सब में जैसे शुगर को आपने देखा होगा कि हर शुगर का व्यक्ति एक जैसा नहीं होता है कि हम एक ही दवाई दे दें और सब में शुगर कंट्रोल हो जाए। तो हर मरीज अलग होता है। तो किसी में एक, जैसे हमारी स्टार्टिंग जिसको हम मेस्लामीन बोलते हैं, केवल उससे रिस्पांस आ जाता है। कुछ लोगों में स्टेरॉइड की भी ज़रूरत पड़ती है, और अगर जो लोग स्टेरॉइड को भी रिस्पांस नहीं किए तो उसके लिए अलग से दवाइयाँ होती हैं। जो नई नई दवाइयाँ, अभी बहुत सारी दवाइयाँ आ गई हैं, तो फिर उसके लिए उनको उस दवाई की ज़रूरत पड़ती है। और अगर जैसे लोग हैं जिनको बहुत सीवियर बीमारी हो गई है और अगर इससे भी नहीं हो रहा है तो फिर ऐसे लोगों को आंतों की सर्जरी करानी पड़ती है। तो रिकरेंस तो हो ही सकता है, ऐसा मना नहीं कर सकते, परंतु डिपेंड करता है कि आप दवाई कैसे ले रहे हैं, आपकी बीमारी की सीवियरिटी कैसी है, वो बेसिकली उन सब चीज़ों से हमें अंदाज़ा लग जाता है। बिल्कुल डॉक्टर अरुण, अगर हम बात करें डाइट प्लान की, क्या डाइट प्लान हमें लेना चाहिए, किस तरह से खाना खाना चाहिए, क्या कुछ एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि हम इस बीमारी से बच सकें, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर बोला जाता है। बिल्कुल, देखिए डाइट का बहुत ज़्यादा रोल है। हमारे खाने में एडिक्वेट फाइबर होना चाहिए, इनफ मतलब कि उचित मात्रा में फाइबर होनी चाहिए। फैट थोड़ा अवॉइड करें क्योंकि देखा गया एनिमल फैट से ज़्यादा होता है। विटामिन डी की कमी काफ़ी ज़्यादा देखी गई मात्रा में देखी जाती है, तो विटामिन डी का भी हम मतलब साथ में जो विटामिन डी के रिसोर्स हैं, दूसरा सनलाइट में बैठे हैं, थोड़ा सा ये लें, तो इन सब चीज़ों से होता है। और नींद हमें प्रॉपर लेनी चाहिए। स्ट्रेस हमें किसी भी आजकल की हमारी जो ज़िंदगी हो गई है काफ़ी स्ट्रेसफुल हो गई है, तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम स्ट्रेस कम लें। और स्ट्रेस दूर करने का अच्छा है कि आप एक्सरसाइज करें, रनिंग करें, साइकिलिंग करें, स्विमिंग करें। अगर आप ये रहते हैं, अपने परिवार से आप हमेशा रेगुलरली टच में रहें। जितना आप परिवार से अपने टच में रहेंगे, अपने माता पिता, भाई बहन, बच्चों सभी से एक दूसरे बात करते रहें तो आपका लाइफ से अपने दोस्तों के पास रहें। जो जितना अकेला होता जाता है तो स्ट्रेस बढ़ता जाता है, और केवल एक वजह से होता नहीं, कई सारे वजह हैं। तो आपको इन सारी चीज़ों को अगर ध्यान रखेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा महसूस करेंगे। बिल्कुल डॉक्टर, और अभी आपने एक बात कही थी कि दवाइयाँ लेना लोग एक समय के बाद बंद कर देते हैं, तो कोलाइटिस ठीक होने में कितना समय लगता है? देखिए, मैं आपको जैसे बताया, कोलाइटिस जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस की बात कर रहा हूँ, तो ख़त्म तो नहीं हो सकता, उसको जैसे हम क्योर बोलते हो तो कभी नहीं हो सकता है, सिर्फ कंट्रोल में रहता है। और कंट्रोल में कुछ लोगों में हम देखा है कि 1 महीने में भी कंट्रोल में आ जाती है, कुछ लोगों में 3 महीने में आ जाती है, और कुछ लोगों में 4-5 महीने में रहती है। उसकी अलग अलग ग्रेडिंग होती है। तो जो सबसे ज़्यादा कंट्रोल की बात हम करते हैं तो क्लिनिकल की, जैसे मान लीजिए कि कोई हमारे पास आ रहा है जिसको काफ़ी दस्त हो रहे हैं, या उसके मल के रास्ते से खून आ रहा है, या पेट में दर्द हो रहा है, तो हम अमूमन दवाई स्टार्ट करते हैं और 3 से 4 हफ्ते में हमने देखा है कि उनका धीरे धीरे उनको काफ़ी आराम मिल जाता है। लेकिन जो आंतों का सूजन है उसको ठीक होने में मतलब करीब 5 से 6 महीने लग जाते हैं, जो इसको हम बायोप्सी के रूप में देखते हैं। तो उसके बाद ही हम बोल सकते हैं कि इसका अभी कंट्रोल में आ गया है, एकदम से कंट्रोल। लेकिन उसके बावजूद आपको दवाई बंद नहीं करनी है। हो सकता है हम मिनिमम डोज पे आपको दवाई कर देंगे, सबसे छोटी जैसे मेस्लामीन केवल उस पर कर देंगे, या कि एजाथायोप्रिन जो होती है उस पर कर देंगे। लेकिन इसका मतलब नहीं कि आप जैसे ही हुआ और आपने बंद कर दिया। अगर बंद कर देंगे तो बीमारी फिर से रिकरेंस होने की संभावना बढ़ जाती है। बिल्कुल, तो जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनको यही सलाह देना चाहेंगे कि आप दवाइयाँ समय पर लें और प्रिकॉशंस पूरे ध्यान में रखें, और इस बीमारी से आप बच सकते हैं। डॉक्टर अरुण, बहुत धन्यवाद आपका, आप इस कार्यक्रम में आए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को आपने दी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का भी धन्यवाद। तो आज डॉक्टर अरुण सिंह ने हमारे साथ कई जानकारियां साझा की हैं। निश्चित रूप से आप सभी को सवालों के जवाब मिल गए होंगे। पेट की देखभाल में बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नई स्वास्थ्य संबंधी समस्या को लेकर, साथ ही बताएंगे उसके उपाय। दीजिए इजाजत, नमस्कार।